छोटे चोर हूँ, मैं बड़ा चोर हूँ। तो छोटी छोटी चोरी करने के बारे में सोचते हो, मैं 1 लाख करोड़ से नीचे सोचता ही नहीं। पार्लियामेंट खरीदना है। मैं तो लड़कों की बात कर रहा हूँ। तो हम जब 90 में आए तो हर आदमी इंडस्ट्री में बाल सेव कराया हुआ और हमें आदत है बाल ऐसे करने की। तो हमने कहा यार ये तो बड़ा बुरा हो गया। मैम टकली होने वाली। हाँ? अच्छा पापा कहते हैं हो जाओ। धैर्य, सबसे बड़ी ताकत धैर्य। तुम दूसरे को वो कुछ मत कहो जो तुम, द्रौपदी की यही तो बदतमीजी है, अंधे का पुत्र अंधा, और उस आदमी को बोल दिया जो मेंटली डिस्टर्ब है। कृष्ण को बोला होता तो मुस्कुरा दिए होते वो। कृष्णा कुमार प्रजापति चलाते हैं प्रयागराज स्टूडेंट अड्डा। सर प्रयागराज ब्लॉग स्टार है, ब्लॉगिंग करते हैं। सिर्फ इलाहाबाद नहीं, मैं पूरे भारत से कह रहा हूँ कि भाई इनका जो है सब चैनल सब्सक्राइब किया। मैं अपने लिए कभी नहीं कहा, लेकिन इनके लिए हाथ जोड़ रहा हूँ, इनका चैनल आप सब्सक्राइब। क्या नाम है चैनल के बारे में बताइए भैया आप। प्रयागराज ब्लॉग स्टार। ब्लॉग स्टार। हाँ। दोस्तों आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे सर के जितने भी स्टूडेंट है भाई अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के नए कोचिंग का आगाज कर रहे हैं। यानी कि जो कैलेंडर जलाते हैं ना उससे अच्छा तो ये भाई मोबाइल की सेल्फी है भाई। ओ भाई जगमगा गया, तारे आए हुए हमारे कोचिंग में। प्रयागराज में तारे आ गए, दिन में तारे आ गए, गाइस नाचने का मन कर रहा है। आप देख पाइएगा यार। भाई बाल सेव करा के रखना इस धरती की परंपरा रही। यहाँ किसी का बाल झड़ता थोड़ी था, रखते ही नहीं थे। हम जब 90 नहीं, लड़कों की बात कर रहा हूँ, तो हम जब 90 में आए तो हर आदमी इंडस्ट्री में बाल सेव कराया हुआ और हमें आदत है बाल ऐसे करने की। तो हमने कहा यार ये तो बड़ा बुरा हो गया। लेकिन क्योंकि सारे सीनियर थे और सारे लोग पढ़ने आए क्या करने आए, और सीनियर लोग क्या करते थे, सीनियर बहुत अच्छे होते थे, वो यही बाल ही पकड़ते थे। टकली होंगी क्या मैम आप? मैम टकली होने वाली। हाँ? अच्छा पापा कहते हैं हो जाओ टकले। जो शैम्पू तेल फलाना पैसा जा रहा है, तुम अभी कौन सा स्वयंवर में जा रहा है। इसीलिए आश्रम में तुम बुद्धिस्टों को देखो जो आश्रम में रहते, तुम आश्रम में ही तो रह रहे हो, पढ़ाई ही तो कर रहे हो। हम उनके पास कैप वैप लेते थे तो वही से अपना तुम एक कैप ले लिया, अपना बाल शेव करा लिए, पढ़ रहे हो चुपचाप, तुमसे क्या फर्क पड़ता बाल झड़ रहा है कि नहीं। जब तुम IPS IAS हो जाओगे तब बाल की जरूरत पड़ेगी, तब झड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि तब तुम दूसरे के झड़ा दोगे, इतना टेंशन दे दोगे। तो ये सब यही तो सोच विचार की बात है। तो इस धारा को पूरा जीवित करना है, इस धारा पे आगे बढ़ना है। और कि जैसे मैं गांधी मेरे प्रेरणा स्रोत है, तो मुझे अच्छा लगता है आश्रम में बैठना कि जमुनालाल बजाज आ रहे हैं, जमीन में बैठे हुए हैं। बैठो। हर आदमी का अपना एक प्रेरणा स्रोत होता है ना। तो जैसे सुभाष चंद्र बोस जी है, नेहरू जी है, जमुनालाल बजाज है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ये सब देश की बड़ी बड़ी हस्तियां थी। तो गांधी जी के आश्रम में आती थी, जमीन पे बैठी रहती थी और गांधी जी डिसाइड करते थे कि अब करना क्या है। 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है तेजी से, तो 1922 में 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड होता है। गांधी जी ने कहा एंड ऑफ द मूवमेंट। सुभाष चंद्र बोस ने कहा बाबा क्या कर रहे हो। क्या 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 स्टेटमेंट दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, नेशनल कैलेमिटी, राष्ट्रीय आपदा। बोले अब हम इनके साथ कभी नहीं खड़े होंगे। नेहरू ने आके कहा कि गाली दे रहे लोग आप। बोले लग रही है, लग तो नहीं रही तो क्या दो करो प्रधानमंत्री बनना जी। अंकल जी सीधे खड़ा हो गया। नेहरू जी को एक बात समझ में आ गई थी कि जब तक हम अंकल जी के सामने सीधे खड़े रहेंगे तभी बनेंगे प्रधानमंत्री। सुभाष चंद्र बोस को गुस्सा आ गई लास्ट में, यार हर बार तुम्हारी बात माने, जब तुम्हारा मूड करता तुम आंदोलन शुरू कर देते हो। अब दोनों पार्टी को पता था कि जिसका अध्यक्ष उसकी नीति, यही तो था। तो सुभाष चंद्र बोस बोले हम ही लड़ेंगे चुनाव। वो इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी हैसियत, आप गलती क्या करते हैं, आप गलती क्या करते हैं, आप रिक्शे वाले के अप्रोच नहीं करते हैं। भैया भगत सिंह बड़े तो नहीं, बड़े तो तुम नहीं। अब तुम किडनी बड़ा है कि लीवर बड़ा है, क्या लिया जाएगा। तो जी IAS एस्पिरेंट हो यार, UPSC, तुम एक आंख से चीजों को मत देखा करो। जैसे बॉडी के विभिन्न ऑर्गन है, ऐसे ये सारे व्यक्तित्व है, इन्होंने अपने अपने भूमि में, अपने बैकग्राउंड में प्ले किया। इलेक्शन हुआ, गांधी जी की तरफ से पट्टा भी सीतारमैया लड़े,
पट्टाभी सीतारामैया हार गए, सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए, बोले अब हमारी नीति चलेगी। गांधी जी ने कहा नहीं हमारी। कौन हो तुम? बोले मैं प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस का। वो पिक्चर देखा थ्री इडियट, उसमें वो दुबे जी मिलने आते हैं प्रिंसिपल से, तो पूछता है कि कौन हो तुम? कहता है लाइब्रेरियन परमानेंट। हाँ बोले ठीक है जाओ जाओ। तो वही बात यहाँ भी हुआ, बोले मैं प्रेसिडेंट हूँ। गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि बाबा जितना कहेंगे उतना ही करोगे, बाकी कुछ नहीं करोगे। अरे बोले मैं प्रेसिडेंट जो चाहता करूंगा। 13 सदस्यों ने CWC कर दिया। सब पढ़े ना, सीखे नहीं। अवधनामा जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है भारत समाचार चैनल पर, की टैगलाइन ही यही है, क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, और समझो क्योंकि उन्नति करना है। 13 लोगों ने रिजाइन किया, 14-15 मेंबर होते थे। एक सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन नहीं किया, एक शरद चंद्र बोस ने रिजाइन किया। शरद चंद्र बोस उनके बड़े भाई थे। फिर जो है अब तो ये तो मॉरल डिफीट हो गई। आजकल के नेताओं की तरह थोड़े है कि इनको 1000 गाली तो रिजाइन न करें। सब बड़ी बड़ी हैसियत थी। आज जैसी जनता है वैसे राजा है। जनता को 50 गाली देकर 100 रुपया पकड़ा तो कहता भैया आप तो भगवान की तरह है, और दे दो 120 गाली और दे दो। समाज में जैसे प्रजा होगी वैसे ही राजा होगा। सब बड़ी बड़ी हैसियत थी। सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, ये सब बहुत बड़े बड़े लोग। इनकी जीवनियां पढ़ो। मैं बार बार तुम लोगों से अपील करता हूँ कि जीवनियां पढ़ा करो। वो मॉरल डिफीट हो गई ना, नैतिक डिफीट हो गई। ये हमारे 15 दोस्तों में से 13 रिजाइन कर दिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके बंगाल पहुंच गया। बंगाल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। वहां उन्होंने रिटेलिएशन डे, प्रतिवाद दिवस घोषित कर दिया। गांधी जी ने कहा किससे पूछे? कहा पूछने वाला कोई है नहीं, CWC रिजाइन कर चुकी है। बोले तुम्हारा ही रेजिग्नेशन हुआ है। अनुशासनात्मक कार्रवाई हो गई, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। सब पढ़े, इससे सीखो। तुम पढ़ते हो परीक्षा देने के लिए, बस वही तुम्हारे स्ट्रेस का कारण है। और जितना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा उतनी मेमोरी लॉस होती जाएगी, याद रखना। ये तुमको आज दूसरा रोग है भूलने का, वो स्ट्रेस का परिणाम है। तुम ऐसे देखो, सामान्य तौर पर तुम किसी से बात करते हो और बात करते करते किसी आदमी का तुम नाम कहते हो, फिर उसका नाम रिकॉल ही नहीं होता। यार बनारस गए थे, वहां पे एक आदमी मिला था, वो अब तुमको नाम ही नहीं, और तुमको लग रहा है कि जबान पे आ रहा है। प्रीलिम्स की परीक्षा, याद करने की परीक्षा है। 4 आंसर तुम्हारे सामने लिखे होंगे, उसमें से ढूंढना है। दिमाग शांत रहेगा, ढूंढ लोगे अगर पढ़े हो तो। कितनी आसान परीक्षा है प्रीलिम्स। लेकिन तुम सब इतने स्ट्रेस में आ जाते हो कि एग्जामिनेशन हॉल में 15 क्वेश्चन जानते हुए गलत करते हो, बस वहीं तुम्हारा खेल खत्म हो जाता है। देखो तुम में से ज्यादातर इसी चीज का शिकार हो। और तुम्हारे जो जूनियर आ रहे हैं उनकी मदद करो, उनको सही राय दो, उनको सुबह बुलाकर योगा कराओ कंपनी गार्डन। 10-10, 5-5 ग्रुप बना लो, किसी की मदद करो, अभी तुम्हारी मदद होगी। ये तुम्हारे लिए। तुम पहले जो है दूसरे को कुछ मत ऐसा मत बोलो जो तुम नहीं करना चाहते। तुम दूसरे को वो कुछ मत कहो जो तुम। द्रौपदी की यही तो बदतमीजी है, अंधे का पुत्र अंधा। और उस आदमी को बोल दिया जो मेंटली डिस्टर्ब है। कृष्ण को बोला होता तो मुस्कुरा दिए होते वो, अगर उनको कह दिया होता कि चरवाहे का बेटा, लेकिन वो मुस्कुरा देते। वह कहते भी कि बहन थैंक यू, भगवान है ना। 100 गाली दे रहा शिशुपाल, मुस्कुरा रहे हैं। बलराम को देखो टेंशन, भैया बार-बार खड़े यार, इसको मारना है मुझको आज। तुमको कोई 2 गाली दे दे, तुम राइफल लेके बाहर आ जाओगे। चाकू लिए है सर। तो कितना धैर्य जिस आदमी के अंदर है, इसीलिए तो वो भगवान। तुम सिर्फ घटनाएं पढ़ के छोड़ देते हो। धैर्य, सबसे बड़ी ताकत धैर्य। मन की जो सबसे बड़ी ताकत है वो धैर्य है। और आज 95% लोग अपने मन का धैर्य खो चुके हैं। यूपीपीसीएस में नहीं सर, यूपीएससी फिर उसको 8 साइड
के हम स्टूडेंट हैं, उसको कवर कैसे करें? मैथ में तो बहुत चीजें हैं जो कि नहीं हो पा रही हैं, तो उसको कवर कैसे कर पाए? नहीं देखो ऐसा है ना, जो इसके लिए आजकल देखो तुम ऑनलाइन अच्छे अच्छे टीचर्स आ गए हैं। यूके के लिए कोई मतलब यूपीपीएससी के लिए अवेलेबल नहीं है, बहुत कमी कंटेंट भी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, तो तुम एक काम करो, हमारी जो वेबसाइट है इकरा वाली, उसमें तुम ये प्रश्न डाल दो, तो मैं देखता हूँ कौन है इससे अगर संबंधित। अगर इसका समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा है। तुम- यहाँ पर तो बहुत प्रॉब्लम है, कोई कंटेंट नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा ठीक ठीक, तो तुम ऐसा करो कि कर लो, तो वो अवध ओझा ऑफिशियल, गंगाधर यही है ना, अवध ओझा ऑफिशियल, तो उस पर तुम ये जो सवाल है अपने डाल दो, है ना। फिर बहुत लोग हमको परेशान, इवन दिल्ली में भी कंटेंट नहीं है कि वहाँ से मंगवा लें, ऐसा भी कुछ नहीं है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है। नहीं, इसकी बहुत ज्यादा मार्केट नहीं होगी ना, हाँ सर, कुछ नहीं है तो वहाँ पर। व्यापारी तो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते हैं। जिसकी मार्केट नहीं, बाजार भी नहीं, जिसकी मार्केट नहीं है, मैं बिल्कुल जरूरी नहीं। मोदी जी कहाँ ये सब, मोदी जी तो जब प्राइम मिनिस्टर बने तब वो पार्लियामेंटेरियन भी नहीं थे, तो मोदी जी की ताकत क्या है, मैं इसीलिए उनका बड़ा सम्मान कर रहा हूँ। राजनीतिक मतभेद होने का मतलब ये नहीं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस मतलब ये नहीं। आज के भी डेट कभी हमेशा पिता सर्वोपरि रही है। तुम्हारा क्या मोदी जी का, अब से शुरुआत उनके जीवन की बात देखो, वहां से शुरू। स्वामी जी 5 दिन से लगातार यही तो बोल, योग और ध्यान। हिमालय से निकले बारे भाई। मूवी में चीजें पिक्चराइज होती हैं, तुमको पता नहीं होता, जोड़ी चीजें तुम्हें मिलती हैं, इसीलिए तो मूवी देखने से मन हरामखोर हो जाता है। उसको किताबों में क्या है, हर लाइन को जोड़ना है, मेहनत करनी है। जब तुम मूवी देखने के आ गए तो अब उसकी जुड़ाई सारी चीजें आगे नहीं लगता, किताब में दिमाग लगाना है। तो जितना ज्यादा, इसलिए तो मोबाइल कल्चर व्यक्ति को मार रहा है। ये जो मोबाइल है, इसको तुम ये डिसाइड कर लो कि हमें, जैसे संभव अगर है तो ये जितने भी एडवांस फीचर वाले मोबाइल हैं, इनको तुम सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करो। बाकी 1000-1500 के आज भी मोबाइल बाजार में आते हैं, तुम उसमें एक सिम लगा लो, माँ बाप को अपना नंबर दे दो, तो तुम्हारा दिन भर का जो व्हाट्सएप फेसबुक का यूसेज है वो खत्म हो जाएगा। सैमसंग का आज भी मेरे ख्याल से 1500 से ज्यादा का नहीं आता, उसको तुम एक रख लो अपने पास, संभव अगर है तो। और ये जो फोन तुम्हारे पास एडवांस फोन है, इनको पढ़ने के में यूज करो, ये भी आवश्यक। भाई यूट्यूब पे इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां पड़ी हैं, मतलब हम तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख के इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन लेवल बढ़ा है इस मोबाइल ने कि हम क्या बताएं। मुझे इसका बुराई करते हुए बहुत दुख होता है कभी कभी। है तो बहुत अच्छी चीज, लेकिन गलत हाथ में पड़ गए तो नुकसान कर देती। क्यूबा का फिदल कास्ट्रो, अवधनामा तो आ ही रहा है, कल वाला शो देखे, रात वाला, आज आएगा 9 बजे, आज भी आएगा, इंटरव्यू को आएगा, टैलेंट टॉप पे आ जाएगा, लगता है कल संडे को आएगा, अगले संडे को आएगा। आ जाएगा भाई, तुम चिंता मत करो, डार्विन यही बात तो कहता है, हाँ? जिस चीज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। 1453 में तुर्कों ने यूरोपियों का रास्ता बंद कर दिया, कंस्टांटिनोपल कब्जा हुआ ना, इस्तांबुल जिसको तुम आज कहते हो कॉन्स्टेंटिनोपल। 1453 कितनी अहम डेट है इतिहास में। तुर्कों ने दरवाजे को ब्लॉक कर दिया, 2 चीज इधर पूरब से जाती थी, एक सिल्क जाता था, एक मसाला जाती, तो बहुत चीजें थी, लेकिन ये 2 चीजें। अब देखो सारी दवाइयां जो स्वामी सारे वो मसाला ही तो है, वो हमारे घरों में थायराइड का इलाज बता रहे हैं, किसके नहीं बता रहे हैं। तो अब ये, और वहां 4 महीना वो बर्फ से ढका रहता, तो ज्यादा खा लिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, साग भी नहीं है खाने को, अंसी खाएंगे, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है तो शराब पिएंगे, लिकर तो उनकी सभ्यता का पार्ट है। तो अब उन्हें इन चीजों को बैलेंस भी करना था, तो यहाँ से मसाले ले आते, तो उसमें सबसे कीमती मसाला था दालचीनी। दालचीनी सिर्फ के बदले में बेची जाती थी। तो जब तुर्कों ने रास्ता बंद किया तो 1492
कोलंबस पहुंच गया नई दुनिया, जिसको तुम आज अमेरिका कहते हो, और 1498 वास्को डी गामा पहुंच गया भारत। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अगर तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग हो, इतने संत दिखाई नहीं पड़ते थे, पर डिमांड नहीं थी। पूंजीवादी समाज नहीं था, सामान्य समाज था। तब मोबाइल का खेल ही नहीं था, कुछ किसी को पता ही नहीं होता। सोचो तो हमारे मामा थे, हम 80 में मामा के यहाँ जाते तो पार्ले बिस्किट हमारे लिए लग्जरी होता था कि मामा बाजार गए हैं, तो हमारे लिए मामा के गांव में पार्ले बिस्किट लग्जरी होता था। अच्छा, पार्ले का बिस्किट लग्जरी, और सब आसमान के नीचे सोते थे मच्छरदानी लगा के, और आसमान तक देखते थे तो महत्वाकांक्षा भी बड़ी होती थी। अब सोसाइटियों में लोग छत के ऊपर देख ही नहीं पाते, 10x10 में कैद हो गए हैं सब। गांव जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो समस्या कितनी घेर रहा है, वो हो नहीं रहा। नहीं देखो यही, वही मैंने कहा ना, ने कहा चीजों की हो, तो उन्होंने ये थोड़े कहा गाड़ी वाड़ी आग लगा। किसी भी काल की जो चीज अच्छी है और प्रासंगिक है, दो बातें याद रखनी है। जैसे योग, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक योग अच्छा रहेगा और प्रासंगिक रहेगा। और हमें छोड़ो, पश्चिम को देखो, अपनी ही चीज का मतलब। मैं सोचा था कि इलाहाबाद में शिविर लगेगा तो कम से कम 1000-2000 लोग आएंगे, निःशुल्क है, उठ ही नहीं पा रहे। तुम सलोनी से आए हो? यहाँ 2-3 लोग आए हुए, बाहर से आए, बनारस से आए, कोई गाजीपुर से आए, कोई बलिया से आया। भदोही से आए हैं सर। अच्छा, दिल्ली से आए हो? कहाँ रहते हो? जौनपुर। कौन सा गाँव? खड़े होने का भाई है ना, जैसे मैंने कहा भाई खड़े हो गए। बहुत ही छोटे लेवल पे अम्बेडकर ने आरक्षण कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छा किया। ये देश के निर्माण में सबका योगदान था। तो जब मकान सब मिलकर तो सबका तो एक कमरा होगा ना। तो जो पिछड़ा और जितने लोग आरक्षण के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती पता क्या? आरक्षण के खिलाफ मत लड़ो, तुम जातिवाद के खिलाफ लड़ो। उल्टी लड़ाई लड़ रहे हो, तुम आरक्षण के खिलाफ लड़ रहे हो, वही आरक्षण कर दो, और जाति वहां तुम चुप हो जाते हो। तुम्हारी मलाई बची रहे, अगले की खत्म हो जाए, तो नहीं होगा ना। कौन कह रहा है? किसने कहा तुमसे? तुम खत्म करने की बात करो। देखो, जिस जातिवाद खत्म करने की बात करो, जातिवाद का मूल आरक्षण नहीं है, जातिवाद का मूल है ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। 1885 में कांग्रेस पैदा हुई, कब से तैयारी कर रहे हो? 1885 नहीं, बिपिन चंद्रा पढ़े है? 1.5 साल किए क्या तुम? मजे लेने लगते आप पेपर क्लियर नहीं, तुम्हारा मॉरल तुम्हारे हाथ में है ना। जैसे हर आदमी की कुछ चीजें उसके हाथ में होती है। जैसे मेरा क्रोध मेरे हाथ में है, तो कोई दूसरा कैसे कर सकता है? तुम्हारा काम कोई कैसे डाउन कर सकता है यार? तुम्हारा डाउन है, उसने और डाउन कर दिया। तो सुनो मेरी बात, पहली बात सुनो। जातिवाद क्यों आज बढ़ा भारत में? ये बात, जातिवाद और जाति व्यवस्था दो अलग चीजें हैं। और नाम में मैंने समझाया, जाति व्यवस्था अंग्रेजों के साथ खत्म हो चुकी थी, क्योंकि व्यवस्था का आधार था जजमानी सिस्टम। और बदनामा जिसने नहीं देखा उसको देख लो। जातिवाद पैदा किया अंग्रेजों ने। 1885 में कांग्रेस पैदा हुई राष्ट्रवाद की वाहक के रूप में। अंग्रेजों को लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा अगर ये संस्था ताकतवर हो जाएगी। और 1905 में उस
ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी बंगाल के बाद स्वदेशी आंदोलन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो 1905 में जब कांग्रेस ने ताकत दिखानी शुरू की तो अब ताकत कम करना है ना। तो 1906 में मुस्लिम लीग मुसलमानों को तोड़ा, 1915 में हिंदू महासभा कट्टरपंथी हिंदुओं को तोड़ा, 1919-20 अकाली दल सरदारों को तोड़ा, 1924 में डिफरेंस क्लास एसोसिएशन दलित को तोड़ा। अभी तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के साथ ये सारे दल बैठे हुए हैं। ये व्यवस्था देन है अंग्रेजों की। आज क्यों पनप रही है? पनप इसलिए रही है क्योंकि आप बजट पढ़ते ही नहीं। सरकार को हमारे नेता, मैंने पहले दिन कहा कि कोई नेताओं को गाली नहीं देगा, आप अपने आप को गाली दीजिए। उस नेता को पता है कि अगर मैं तुमसे आके कहूंगा कि तुम्हारे एरिया में स्कूल खुलवा दूंगा, तुम उसको वोट ही नहीं दोगे, तुम उसको वोट ही नहीं दोगे। वो तुमसे कहेगा मैं तुमको इंडस्ट्री, अभी कोई पार्टी अपने जो है घोषणा पत्र में लिख दे कि अगले 5 साल इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा यूपी का, वो सारी सीट हार जाएगी। तो उसकी मजबूरी है जातिवाद पे लड़ना। तुम्हारा जो वो है उत्साह, उसी पे बढ़ता ही है। नेता जातिवादी नहीं है, इस देश की जनता जातिवादी है। तुम्हारे अंदर जातिवाद नहीं है तो तुम्हें कौन भड़का सकता है? सबके अंदर है, के अंदर। एक साथ कई गोल मत बनाया करो, में एक उद्देश्य बनाओ, उस पर काम करो और सब पे मत सोचो। बिल्कुल, जिस पे काम कर रहे हो तो एक ये रोग और भी है कि हमने बगल वाले को देखा कुछ करते हुए, हमें लगा ये भी कर ले। तुम 2 साल अपने जीवन का शुद्ध तैयारी को दो। अगर 21 साल उम्र है तो तुम टारगेट बना लो कि 24 में मुझे पहला अटेम्प्ट देना है और 24 तक मुझे एक एक चीज हजम कर लेनी है और तैयार कर लेनी है। तैयारी 6 महीने की नहीं होती, इसको याद रखना। सिविल की तैयारी में 2 साल लगते हैं मिनिमम। पहला साल जब आप कोचिंग करते हो और हजम चीजों को, और दूसरा साल आप करते हो, इसमें 2 साल लगते हैं। और जो इन 2 सालों से बचना चाहते हैं उनके 10 साल लगते हैं। तो तुम ये योजना बनाओ कि तुम 2 साल तक कायदे से 1 साल पूरी पढ़ाई करोगे, चीजों को हजम करोगे, और 1 साल तुम सिर्फ प्रैक्टिस करोगे मेंस और प्रीलिम्स, और फिर पहले जाके दोगे। उस अटेम्प्ट में तुम्हारा हो गया बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो तत्काल, क्योंकि तुम अब तो सब कुछ समझ चुके हो, अब पढ़ना तो है नहीं, रिवाइज करना है, तो तत्काल एक विकल्प पर तुम काम करना शुरू करो। वकालत शुरू कर दो 24 साल में। तो वकालत शुरू करोगे तो 10 साल लगेगा 34 साल में वकील होने में। तो उस बीच में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तुम चले आओ, क्योंकि तैयारी तो हो चुकी ना। तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो 2 साल बाद? यहाँ जितने लोग 5 साल से ज्यादा, 3 साल रुक जाइए, पढ़ लेंगे तो महाराज। अगर इस तैयारी में क्या ह्यूमैनिटीज है, ह्यूमैनिटीज विश्लेषण का विषय, फिजिक्स विश्लेषण का विषय नहीं है, केमिस्ट्री विश्लेषण का विषय नहीं है, ह्यूमैनिटीज विश्लेषण का विषय। तो अपरिपक्व मन जो है विश्लेषण नहीं कर पाता, इसलिए इस परीक्षा को इंटर के बाद नहीं रखा गया, ग्रेजुएशन के बाद। मुझे इलाहाबाद से मिला और दर्शन का ओशो से मिला। मेरे जीवन में जो दर्शन आया वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की देन, और दर्शन का जो नशा आया वो ओशो की देन है। और ओशो की आदत है कनेक्ट करके दिखाने की, ब्लॉग स्टार कनेक्ट करके। वो बंदा कहता है कि यार तुम्हारा मन तुम्ही से गुलामी करवा रहा है तो तुम कैसे राजा बनोगे? गुलाम मन राजा नहीं पैदा करता। कितनी तथ्यात्मक बात है ये, सभी जगह कितनी तथ्यात्मक बात। तुम्हारा मन बाहर वाले का थोड़ी है, तुमको उठना है, तुम उठ नहीं पा रहे। तो गुलाम मन राजा नहीं बना सकता। तो इसमें निराश और हताश और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा भी है, कल खैर मैं इस बात की घोषणा भी कर दूंगा, मैं तुम लोगों को नौजवान क्रांति का कार्ड दे दूंगा, फाउंडर मेंबर करूंगा, जितने लोग यहाँ आते हो। हमें कौन सा कार्ड? एनसीईआरटी फ्री मिलेगी मेरी तरफ से, बात नहीं कर रहा हूं। जितने लोग यहाँ आ रहे हैं उनको मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सबको एनसीईआरटी फ्री मिलेगी पूरी। उसका काम पूरा हो गया है, बस उसको रिलीज करना था। नहीं, आपको कल तो कार्ड नहीं मिल पाएगा, लेकिन सबको मैं नाम सबका लिख लिया, सबने दस्तखत किया ही है। अच्छा, जिन लोगों ने नहीं लिखा वो मिश्रा जी, जो लोग नहीं नाम लिखे उनका सबका नाम लिखा, अपना ही लिखना है। देखो एक बात बताए तुम, और तुम्हारी जो छोटी मोटी कमियां हैं, जैसे छोटी बेईमानी करने की कमी मत सोचो, बेईमानी करने मत सोचो, तुम छोटी बेईमानी सोचते हो। नेक्स्ट आईएएस में इलाहाबाद के 2 लड़के और मेरे ही हॉस्टल से, और डुप्लीकेट कार्ड बनवा लिया, और इलाहाबाद आए, यहाँ से उन्होंने डुप्लीकेट कार्ड बनवा लिया और पकड़ गए। अब पकड़ गए तो 420 केस, कोचिंग का आपने डुप्लीकेट कार्ड बनवा लिया, 20 का मामला हो गया।
अब वो जो है आएगी, अब ऐसा है कि इलाहाबाद के लोग हैं, इलाहाबाद के छात्र हैं, बोला है, हम यार हम इतना खुशी होते ना अगर तुम अपनी दबंगाई की क्लास में घुस जाते, कुछ ना कर पाओगे, बैठ के पढ़ेंगे, पैसा नहीं मारेंगे अलग से, तो हम इतना खुशी होते, हम सपोर्ट करते। ये क्या कर डाले यार, अगर तुम इसलिए पकड़े जाते कि तुम बदमाशी कर रहे थे तो हम सपोर्ट करते कि बहुत अच्छा, ये तुमने क्या कर डाला। मेरे कितने वीडियो को रिकॉर्ड करके बेच रहे हैं सब, हमने आज तक किसी खिलाफ एफआईआर नहीं किया, तो बैठे उनके साथ, और नहीं तो जी तो रहे ही हैं, जीने में कहाँ कमी आ रही है। तो जब सपने में ही मजा ले रहे हैं, जब सोचना ही है, तो सोच भी उतना बड़ा नहीं पाते। हम मुंबई जाते हैं तो मुकेश अंबानी जी का मकान है, तो हम वहां खड़े होते हैं, एंटीलिया के सामने देखते हैं, एक साहब मेरी गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोको यहाँ पे, तो देख रहे थे उसको, तो उनसे कहा देख रहे हो, क्या अंबानी साहब का मकान है, बहुत बड़ा है, काहे देखा तो कब्जा करेगा।